पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि अम्ल है वो धातु से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, देखो यही कारण है कि हम खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं। ठीक है, यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। यही कारण है कि खट्टे अम्लीय पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, घर में हम अचार है, अचार को मिट्टी के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं। ठीक है, धातु के बर्तनों में हम अचार को नहीं रखते हैं। अब देखो, अम्ल है ये तो धातु से क्रिया करता है। ठीक है, लेकिन सभी सार है वो धातु से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, सार है, सभी सार है वो धातु से क्रिया करके लवण और जल नहीं बनाती है। तो ये है, ये दूसरा ही सामान्य गुण है। ठीक है, वो है सार है, सार धातु से क्रिया कर, सार धातु से क्रिया कर, सार धातु से क्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, सार है वो धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। लेकिन जिंक धातु है, जिंक धातु, ठीक है, जिंक धातु की NaOH, ठीक है, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर, के साथ अभिक्रिया करवाने पर, के साथ अभिक्रिया करवाने पर, अभिक्रिया करवाने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यानी कि सार है वो साधारणतः है ना, सार है वो धातु से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। लेकिन कुछ सार ऐसी है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जिंक धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक ये आपस में क्रिया करते हैं और लवण, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये क्या है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार का दूसरा सामान्य गुण है, वो हो गया कि अम्ल है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, क्षार है
वो धातु से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। लेकिन जिंक धातु है उसकी अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएं तब लवण और हाइड्रोजन गैस है वो बनती है। ठीक है। अब है अम्ल और क्षार का तीसरा गुण, नंबर 3। ठीक है। तीसरा गुण है अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तीसरा क्या है? अम्ल धातु ऑक्साइड, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल, लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। यानी अम्ल की क्रिया अगर हम अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, अगर हम अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड से करवाएंगे तो लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है। अम्ल HCl प्लस धातु ऑक्साइड, ये कॉपर धातु हो गई, जब इससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है बन जाता है धातु ऑक्साइड। ठीक है। तो अम्ल और ये धातु ऑक्साइड जब इनकी आपस में क्रिया करवाएंगे तब बनेगा CuCl2, लवण हो गया, प्लस जल H2O। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें ये याद रखने की बात है कि अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। ठीक है। और ये धातु ऑक्साइड है जो बनने वाला जो बनने वाला लवण है, यह लवण क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यह लवण किसका होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का। ठीक है। क्या लिखेंगे? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर, अम्ल के साथ क्रिया कर, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल, लवण और जल बनाते हैं, अतः ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अतः ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है? तीसरा गुण कि अम्ल है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। ठीक है। जो बनने वाला लवण है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। अब इसके बाद है कि क्षार है वो धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया हो गई। अब है क्षार की। ये क्षार धात्विक ऑक्साइड, क्षार धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कर, क्षार धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। क्षार है वो धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और
जल बनाते हैं। ठीक है, इसलिए अब देखो, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया की और लवण और जल बनाया, और ये लवण कौन सी प्रवृत्ति की होगी? क्षारीय। ऐसे ही सारी धातु ऑक्साइड से क्रिया करके जो लवण और जल बनाएंगे तो ये लवण है वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः ये अम्लीय, अतः ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अतः ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया, क्षार है यह, सॉरी यहाँ पर अधात्विक, यह अधातु से क्रिया करके बनाएगा। क्षार है वो अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर अधातु आएगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। देखो, यह आ जाएगा अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार। ठीक है, और ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे लवण और जल, लवण और जल, अधातु ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण और जल। ठीक है, वह धातु ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसकी क्रिया अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं जो कि क्षार है, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये अम्ल और क्षार का तीसरा गुण हो गया। ठीक है, पहला गुण था अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। दूसरा गुण था अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, और क्षार है वो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। जबकि जिंक धातु है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। तीसरा गुण अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। जबकि क्षार है वह अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है और ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब इसके बाद इसका अम्ल और क्षार का चौथा गुण नंबर 4। ठीक है, चौथा गुण है कि सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, चौथा गुण क्या है? सभी अम्लों व क्षारों के, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन, सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी अम्ल है या फिर क्षार है, इसका कोई भी अगर हम जलीय विलयन बनाएंगे तो वह जलीय विलयन है वो विद्युत का सुचालक होगा। उसके अंदर, उस विलयन के अंदर से विद्युत धारा है वो प्रवाहित होगी। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग है वो विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग, इसलिए इनका उपयोग विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। तो ये अम्ल और क्षार का चौथा गुण।
ठीक है, अब है अम्ल और क्षार का लास्ट और पांचवा गुण, सिलेबस का पांचवा। ठीक है, पांचवा गुण है कि सभी अम्ल है वो क्षारों से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। यानी जब हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाएंगे तो अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाने पर अम्ल और क्षार वो दोनों ही अपने गुण है वो खो देंगे और दोनों ही अपने गुण खो देने पर उदासीन हो जाएंगे और इसलिए इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो पांचवा गुण क्या है? सभी अम्ल क्षारों से अभिक्रिया कर, सभी अम्ल क्षारों से अभिक्रिया कर अपने गुण खो देते हैं, ठीक है, तथा उदासीन हो जाते हैं, यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। कि ये क्रिया हो गई उदासीनीकरण की क्रिया। इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, जो लवण बनता है वो उदासीन होता है, लवण जो बनता है वो उदासीन होता है। ठीक है, यानी कौन सी क्रिया पढ़ी थी? अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। उदाहरण HCl प्लस NaOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा लवण बनेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस जल, और ये सोडियम क्लोराइड है वो उदासीन होता है। ठीक है, तो ये अम्ल और क्षार के सामान्य गुण हो गए। ठीक है, अब नई हेडिंग है अम्ल के उपयोग। नई हेडिंग क्या है? अम्ल के उपयोग। अम्ल के उपयोग। ठीक है, दैनिक जीवन में हम जो अम्ल है, ठीक है, उनके उपयोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अम्ल के उपयोग है वो लिखने हैं। देखो, सबसे पहला H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों ही अम्लों को खनिज अम्ल कहा जाता है। इन तीनों ही अम्लों को क्या कहा जाता है? खनिज अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को खनिज अम्ल कहा जाता है। खनिज अम्ल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही खनिज से प्राप्त होते हैं और खनिज से प्राप्त होने वाले अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो अम्ल खनिज से प्राप्त हुए उनका नाम क्या हो गया? खनिज अम्ल। और ऐसे ही वे अम्ल जो
पेड़ पौधों से और या जंतुओं से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उनको कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी पौधों व जंतुओं में पौधों व जंतुओं में पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नींबू। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, उदाहरण देखो इसके, जैसे हो गया सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ठीक है, ऐसे ही टार्ट्रिक अम्ल पढ़ा था। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। ठीक है, दूध में पाए जाने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब देखो ये ऊपर अपने पढ़ा था अम्लों के उपयोग पढ़ रहे हैं। खनिज अम्ल और दो प्रकार के अम्ल हो गए, एक तो खनिज अम्ल हो गए और एक हो गए कार्बनिक अम्ल। जो खनिज अम्ल है इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों में किया जाता है, जैसे कि पेंट का उद्योग है, उर्वरक का उद्योग है। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे? खनिज अम्लों का उपयोग विभिन्न उद्योग धंधों औषधि, पेंट, उर्वरक ठीक है के काम में खनिज अम्लों का उपयोग विभिन्न उद्योग धंधों जैसे औषधि, पेंट, उर्वरक आदि में किया जाता है।